भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में आपको पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े मालियाती स्कैंडल के हवाले से आगाह करेंगे और ये मालियाती स्कैंडल हुआ कैसे और इसकी निशानदेही मैंने नहीं की है, इसकी निशानदेही उस कमेटी ने की है जो वजीर आजम के अहकामात पे बनाई गई कि जनाब पावर सेक्टर का एक कमेटी बैठेगी। 9 मेंबर्स की कमेटी थी जिसने अगस्त से लेके मार्च तक इसकी पूरी तहकीकात की। 9 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन थी इस कमेटी में और उनकी फाइंडिंग्स के मुताबिक जो उन्होंने नंबर्स दिए हैं, जो फिगर दी है, जो माली बेज़ाब्तियां हुई हैं, जो पॉलिसी डिसीजंस हुए कि चंद मखसूस लोगों के लिए पॉलिसी किस तरह से बनाई जाती है और उन्हें फ़ायदे कैसे दिए जाते हैं, वो तमाम की तमाम इस रिपोर्ट में और बड़ी मेहनत से ये रिपोर्ट तैयार की गई है जो कि मेंशन की गई हैं। कौन कौन लोग हैं इस हवाले से आपको प्रोग्राम में बताएंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूं। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब, माहिर कानून हैं, और साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब। बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब ने IPPs पे कुछ काम भी किया हुआ है, इंटरनेशनल इदारों के साथ भी किया हुआ है, इनकी फाइंडिंग्स क्या हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आज 2 अहम मीटिंग्स हुई, बल्कि पिछले 2-3 दिन से चल रही थी। आज कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी की मीटिंग भी हुई और वजीर आजम ने हाल ही में गालिबन उनको इस चीज का पता लग गया था कि रिपोर्ट आ रही है तो असद उमर साहब को चेयरमैन बना दिया था कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी का। और आज कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी की मीटिंग भी हुई और जो अहम जराए हैं हमारे बता रहे हैं कि जो लोग असद उमर साहब को जानते हैं तो उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी हैं वो इस हवाले से अहम होंगी जो कि कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं और उसमें फोरेंसिक ऑडिट भी है और जो माली बेज़ाब्ती हैं उसे आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, क्या इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए, ये रिकमेंडेशन भी शायद शामिल हो। और इसका फैसला कल काबीना के सामने जब रिकमेंडेशन जाएंगी तो उम्मीद है कि कल ये चीज़ें हमारे सामने आएंगी। जब काबीना में ये चीज़ जाएगी तो वहाँ पे एक अहम सिचुएशन डेवलप होगी क्योंकि एक तरफ असल PTI है और जिसकी आज कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी उसकी मीटिंग की सरबराही असद उमर साहब ने की और उनकी जो रिकमेंडेशन सामने आ रही है। दूसरी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, चलें मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, एक और मीटिंग थी जिसको कि उमर अयूब साहब ने चेयर किया और उसमें जो बातचीत हो रही है कि एक और सब कमेटी बना दी गई है जो कि अब IPPs के साथ बातचीत करेगी। ये सवाल बड़ा अहम है कि जनाब IPPs के साथ बातचीत करेगी, ये वाली सब कमेटी भी खुद भी IPPs के साथ बातचीत कर रहे हैं और IPPs ने जब ये रिपोर्ट सामने आई तो अपना एक मौक़िफ़ भी दिया और इसके टोटल 5 पैराग्राफ्स हैं और 5 पैराग्राफ में उनकी पहले पैराग्राफ में वजाहत ये कि जी हम लोग शॉक्ड हैं, हम लोग डिसअपॉइंटेड हैं और ये मीडिया में रिपोर्ट कैसे आ गई पहले। उसके बाद चेयरमैन JIT को निशाना बनाया गया। जी हाँ, बिल्कुल चेयरमैन JIT को उसी तरह निशाना बनाया गया कि जब पनामा की JIT बनी थी तो उस वक्त पनामा की JIT और उनके मेम्बरान को निशाना बनाया गया था। IPPs ने भी टारगेट अपना आइडेंटिफाई कर लिया है कि जो चेयरमैन ऑफ द JIT थे पावर सेक्टर की इस कमेटी के, दूसरे पैराग्राफ में उनका जिक्र है। तीसरे में उन्होंने कहा कि जी हम तो कानून के मुताबिक सारा कुछ करते रहे और साथ उन्होंने कहा जी हम स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में जो भी इल्जामात हैं उनको रिजेक्ट करते हैं और 5वें पैराग्राफ में उन्होंने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया। तो ये तो IPPs का मौक़िफ़ इस हवाले से था, बिल्कुल उसी तरह के जब भी कोई पकड़ा जाता है चोरी करते हुए तो अपना मौक़िफ़ देता है कि जनाब ये हम पे बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। हो सकता है कि IPPs के इस पॉइंट ऑफ व्यू में कोई जान हो, लेकिन जब हम देखते हैं कि क्या वाकई ये वाली कमेटी थी जिसने ये वाला काम किया है और ये चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं, नहीं साहब। इससे पहले सेनेटर शिबली फराज जो लीडर ऑफ द हाउस हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, अगस्त 2018 में उन्होंने सर्कुलर डेट के हवाले से ये रिपोर्ट दी थी और इसमें भी जो चीज़ें आइडेंटिफाई हुई थी उसमें से चीज़ें इस जो वज़ीर आज़म ने कमेटी बनाई उसमें आइडेंटिफाई हुई। ना सिर्फ ये, एक और सब कमेटी बनाई गई थी, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन पावर रिगार्डिंग एक्सेस प्रॉफिट्स टू RFO बेस्ड इंडिपेंडेंट पावर प्लांट, सेनेटर नोमान वजीर खटक साहब की जो इसके चेयर थे और इसमें भी 3 रिकमेंडेशन थी जो बाकी इन्होंने चीज़ें आइडेंटिफाई की कि घपले कैसे होते रहे। नेप्रा खुद इसका हिस्सा था और इसमें उन्होंने कहा कि जनाब इनिशिएट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट IPPs थ्रू एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अलॉन्ग विद कॉन्फिस्केशन ऑफ एसेट। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और मुजरिमाना कानूनी कार्रवाई की जाए, वो मुजरिमाना का क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अंडर द क्रिमिनल लॉज वो की जाए और इनके एसेट्स कॉन्फिस्केट किए जाए।
ये 2 रिपोर्ट सेनेट ऑफ पाकिस्तान की थी। इसके अलावा भी कोई हाल ही में रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट दी है एट द रिक्वेस्ट ऑफ CPPAG, जो सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी है, उसके बिहाफ पे एशियन डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट दी है। उसके भी मंदरजात कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन उसके अंदर एक और चीज़ भी है कि वे फॉरवर्ड भी है कि हम इस चीज़ से निकलें किस तरह। बिल्कुल, वे फॉरवर्ड पे भी आते हैं और उस पर बात करते हैं। और नाज़रीन, इस अहम रिपोर्ट के मैं आपको मंदरजात भी बताता हूँ, और क्योंकि रिकमेंडेशन जो हैं उस पर भी बातचीत है। सिर्फ एक चीज़ है कि आपको याद होगा इस्लामाबाद में एक प्रोटेस्ट हो रहा था असातिज़ा का, और तकरीबन 12,000 असातिज़ा हैं जो कि अभी तक रेगुलराइज नहीं हुए। मेरे आज शफकत महमूद साहब से ही मैंने पूछा कि जनाब इनका मसला क्या है। इन असातिज़ा की जो पेमेंट है सैलरीज़ की, वो अभी तक आउटस्टैंडिंग पड़ी है 8,000 रुपये माहाना। इनको ना उनको रेगुलराइज किया गया वादे करने के बावजूद, ना उन्हें सैलरीज दी जा रही हैं, और ये बहुत छोटा सा अमाउंट बनता है। जबकि सिर्फ अगर पैराग्राफ 31 में मैं आपको बताऊं इस रिपोर्ट क्या कहती है कि ना कितने बिलियन रुपए इधर से उधर हो जाते हैं छोटे से पॉलिसी डिसीजंस की वजह से। तो पैराग्राफ 31 में कहा जाता है कि जो पावर पॉलिसी है 2002 की, उसमें जो एक्चुअल फ्यूल कंज्यूम किया है बिजली बनाने के लिए वो लेस था, और परचेजर ने ज्यादा पैसे दिए। यानी हुकूमत पाकिस्तान इसमें परचेजर है जो कि बिजली खरीद रही है, और पैसे किस चीज के दे रही है? तेल डलवाने के। जी, जो पावर प्लांट्स में फ्यूल जाना है उसकी कॉस्ट। यानी कि आसान अल्फाज में आपने अगर किसी शख्स को कहा कि जी जाओ गाड़ी में 100 रुपए का तेल डलवा लाओ, तो वो 100 रुपए आपने उसको दिए, लेकिन वो आपको बताता है आके जी मैं 100 रुपए का तेल डलवा दिया है, लेकिन एक्चुअली 50 रुपए का तेल डाला है और आपको 100 रुपए उसने चार्ज किए। और यहां भी यही काम हो रहा है, और यही चीज ये वाली कह रही है। साथ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी है। और इसमें हुआ क्या कि जी एक्सेस पेमेंट्स इसमें कितनी बनी? 64.22 अरब रुपए पिछले 9 साल में। जी हां, 64.22 अरब रुपए सिर्फ फ्यूल की मद में दिए गए एक्सेस पेमेंट्स के। यानी 7 अरब रुपए हर साल के पिछले 9 साल इन IPPs को फ्यूल की कॉस्ट में दिए गए, जो कि ये कहते रहे जी हम तेल से बिजली बना रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान को बिल ज्यादा भेजते रहे और फ्यूल इनका कम कंज्यूम होता रहा। और अगर इस चीज को ना रोका गया तो आइंदा आने वाले सालों में 145 अरब रुपए मजीद इन IPPs को देने पड़ेंगे, और जो टोटल एक्सेस पेमेंट्स इस हवाले से बनेंगी वो 209.4 अरब रुपए 2002 की पॉलिसी के तहत जो पावर प्लांट्स बने थे उनको दी जाएंगी। 209 अरब रुपया टोटल एहसास प्रोग्राम जिसकी बजट एलोकेशन थी वो 180 अरब की थी। अभी जब कोरोना वायरस आने के बाद वजीर आजम ने अनाउंस किया 144 अरब, और ये 209 अरब की पेमेंट फ्यूल की मद में हम IPPs को ज्यादा दे रहे हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं, जो ये कमेटी कहती है कि जनाब पॉलिसी डिसीजंस कैसे होते हैं, क्या हो रहा है, और फिर फोरेंसिक के लिए सब कमेटी एनर्जी बना देते हैं। अब इसमें अहम चीज है कि ये फैसले क्यों रहे हैं इस तरह से, किस वजह से? इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं जिनकी कंपनीज ने जायद मुनाफे कमाए। उसमें से चंद की हम तफसीलात आपको आज बताते हैं। बाकी अब क्योंकि इतनी सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं, मैं सिर्फ दिखा दूं कि ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, मल्टीपल रिपोर्ट्स इस वक्त मेरे पास IPP से रिलेटेड है। तो इंशाल्लाह ताला अगर ये IPPs माफिया हमारा प्रोग्राम बंद करवाने में कामयाब ना हुआ तो हम इसको एक्सपोज करते रहेंगे, क्योंकि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जब 480 बिलियन की इनकी ऑडिट करना शुरू किया था तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान बुलंद अख्तर राना के खिलाफ भी एक बहुत इफेक्टिव लॉबी चली थी, और उन्होंने जब 480 बिलियन की इसहाक डार ने पेमेंट्स की थी तो अभी ऑडिट ड्राफ्ट फाइनल हुआ था 190 अरब रुपए की। तो ऑडिटर जनरल को उस वक्त बुलंद अख्तर राना साहब को हटा दिया गया था। क्या कहा था उन्होंने हमारी प्रोग्राम में, आइए देख लेते हैं। किसी दुनिया के मुल्क में कोई नज़ीर नहीं होगी कि व्हाट टू टॉक ऑफ 480 बिलियन। जब मैंने फिर इस पे शोर शराबा किया तो हमें शटअप कॉल भी मिली, हमें थ्रेट्स भी मिली, हमें ये भी हुआ। एनीहाउ मैं इस पे डटा रहा और मैंने इसका फिर स्पेशल ऑडिट कराना शुरू किया, और जो मेरे आने से पहले तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, और उस वक्त तक की जो ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट थी जो मैंने तैयार कराई थी 190 अरब रुपयों की मिस अप्रोप्रिएशन थी। 190 अरब की मिस अप्रोप्रिएशन थी। और जब ये रिपोर्ट, जो ड्राफ्ट रिपोर्ट जिसका बुलंद अख्तर राना साहब जिक्र कर रहे हैं, फाइनल हुई तो 100 अरब से ज्यादा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ये रिपोर्ट रिकॉर्ड पे मौजूद है।
लेकिन इस मिस अप्रोप्रिएशन का हिसाब नहीं लिया गया। जिस तरह ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पे कार्रवाई नहीं हुई, सेनेट ऑफ पाकिस्तान की 2 रिपोर्ट्स पे कार्रवाई नहीं हुई। अब ये हैं कौन लोग, उनमें से चंद के हवाले से आपको बताते हैं कि आईपीपी रिपोर्ट में जायद अदायगी हासिल करने वाले तमाम पावर प्लांट्स मलकियत समेत हुकूमत को बताए हैं कि किस किस पावर प्लांट ने किस मद में कितने अरब रुपए की जायद अदायगी हासिल की। मियां मंशा ग्रुप के 4 पावर प्लांट्स में मलकियत या हिस्से मौजूद है। इनमें पाकजन, ललपीर, निशात पावर और निशात चुनिया शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक निशात चुनिया में 3.67 अरब रुपए की सरमायाकारी की गई। कंपनी ने साल 2011 से 2018 तक 10.49 अरब जायद मुनाफा कमाया और डिविडेंड की मद में 12.95 अरब निकाले। रिपोर्ट के मुताबिक मियां मंशा की कंपनी निशात चुनिया ने 2 से 3 साल में अपनी सरमायाकारी वापस हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक मंशा ग्रुप की कंपनी ने फ्यूल की मद में 3.02 अरब जायद, ऑपरेशन और मेंटेनेंस की मद में 5.01 अरब रुपया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की गलत हिसाब से 41 अरब, कर्ज अदायगी हिसाब में ऊंच नीच से 0.01 अरब और तेल की कम इन्वेंट्री रखने से 57 अरब, जबकि दीगर मुतफरिक हिसाब में 1.27 अरब रुपया कमाया, जिसका के हिसाब कंपनी के पास मौजूद नहीं था। इस तरह निशात चुनिया ने कुल 10.49 अरब जायद रकम रियासत से हासिल की। निशात पावर भी मंशा ग्रुप की ही कंपनी है, जिसने इस रिपोर्ट के मुताबिक 9.33 अरब रुपए जायद रकूम में हासिल की है। निशात पावर ने फ्यूल की मद में 3.36 अरब, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की मद में 3.88 अरब, गलत इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की मद में 0.45 अरब, कर्ज के गलत हिसाब में 0.2 अरब, इन्वेंट्री शॉर्टफॉल में 0.22 अरब, जबकि नामालूम मद में 1.21 अरब रुपए जायद वसूल किया। इस हिसाब से मंशा ग्रुप की दूसरी कंपनी निशात पावर ने 9.33 अरब रुपए जायद वसूल किया। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक अगर इन 2 कंपनियों को इसी तरह चलते रहने दिया जाए तो इन 2 मंसूबों की उम्र पूरी होने तक रियासत पाकिस्तान को 37.73 अरब रुपए जायद सिर्फ इन 2 कंपनियों को अदा करना पड़ेगा। ललपीर पावर नामी कंपनी भी मंशा ग्रुप के हिस्से मौजूद हैं। 3.80 अरब रुपए की लागत से लगने वाले इस प्लांट ने अब तक 17.13 अरब रुपया मुनाफा हासिल किया, जबकि 10.51 अरब रुपया डिविडेंड की मद में निकाला। रिपोर्ट के मुताबिक इस कंपनी ने 2 से 3 साल में अपनी सरमायाकारी वापस हासिल कर ली और औसतन साल में मुआहदे के तहत सिर्फ 15% मुनाफा हासिल करना था, लेकिन 23% जायद मुनाफा हासिल किया। इस तरह सिर्फ मुनाफे की हद तक तकरीबन 4 अरब रुपए जायद हासिल किया। मंशा ग्रुप की ही एक और कंपनी पाकजन पावर ने 3.72 अरब रुपए की सरमायाकारी के एवज 23.81 अरब रुपए का मुनाफा और 16.67 अरब रुपए डिविडेंड की मद में निकाला। रिपोर्ट के मुताबिक पाकजन कंपनी ने 2 साल में सरमायाकारी वसूल कर ली और औसतन 43% सालाना मुनाफा कमाया, यानी 28% जायद मुनाफा, जो कि 6.6 अरब रुपया बना है। रिपोर्ट के मुताबिक नदीम बाबर, जो कि हुकूमती वजीर भी हैं, उनके भी 3 पावर प्लांट्स में हिस्से मौजूद हैं। नदीम बाबर के पावर प्लांट ओरिएंट पावर ने 1.07 अरब रुपए का जायद मुनाफा हासिल किया, जबकि 3.12 अरब रुपए डिविडेंड की सूरत में भी निकाला। ओरिएंट पावर 4.45 अरब रुपए की लागत से लगाया गया था और इस कंपनी ने 5 से 6 साल में अपनी सरमायाकारी वापस हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक नदीम बाबर की कंपनी ओरिएंट पावर ने सिर्फ फ्यूल की मद में 2 अरब रुपया जायद हासिल किया है, जबकि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न गलत हिसाब की मद में 0.49 अरब, कर्जे में गलत हिसाब से 0.124 अरब रुपया जायद हासिल किया। नदीम बाबर की दूसरी कंपनी का नाम सबा पावर कंपनी है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक दस्तावेजात ना होने की वजह से इस कंपनी की मुकम्मल तफसीलात हासिल ना की जा सकी। कमेटी के मुताबिक 1994 की पॉलिसी के तहत लगाए जाने वाले सबा पावर प्लांट ने सरमायाकारी पर 22% मुनाफा हासिल किया, जबकि इजाजत सिर्फ 15% की थी। इंक्वायरी रिपोर्ट में नदीम बाबर की एक और कंपनी आर्सन कंपनी की भी निशानदेही की गई है। नदीम बाबर ने सहाफियों को जवाब देते हुए कहा था कि उनकी सिर्फ एक ही कंपनी है, जबकि इस रिपोर्ट में इनको 3 कंपनियों का मालिक बताया गया है। पावर प्ले के पास मौजूद दस्तावेजात के मुताबिक आर्सन उस कंपनी के साथ
KESC ने दुगने रेट पर बिजली खरीदने का मुआहदा भी कर रखा है। रिपोर्ट में एक और हुकूमती मुशीर रज़ाक दाऊद की पावर कंपनी रोश पावर का भी जिक्र किया गया है। 8.62 अरब की लागत से लगने वाले इस पावर प्लांट ने अब तक 30.33 अरब रुपया मुनाफा कमाया है और 11.98 अरब का डिविडेंड अलग हासिल किया है और यह प्लांट भी 15% से ज्यादा मुनाफा कमाता आया है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक यह प्लांट कम से कम 22% कमाता रहा है। सैफ ग्रुप की मलकियत सैफ पावर का भी इस रिपोर्ट में जिक्र है। यह कंपनी सलीम सैफुल्लाह खानदान की मलकियत है, जो कि इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नवाज छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक सैफ पावर ने 3.86 अरब की लागत से लगाए गए इस पावर प्लांट से अब तक 2.02 अरब जायद रकम हासिल की है, जिसमें फ्यूल की मद में 1.97 अरब, इंटरनल रेट और कर्जे के हिसाब में 0.58 और 0.19 अरब शामिल हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट में गन्ने की फोक से चलने वाले पावर प्लांट्स का भी जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन की मलकियत JWD ग्रुप के 2 यूनिट्स का अब तक का जायद मुनाफा 3.85 अरब रुपया है। रिपोर्ट में वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई की मलकियती रहीमिया खान मिल्स के पावर प्लांट का भी जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर के भाई की मलकियती इस कंपनी ने अब तक 1 अरब से ज्यादा रकम वसूल की है। सलमान शहबाज की मलकियती चिन्योट पावर कंपनी ने इस बहती गंगा में हाथ धोए हुए हैं और रिपोर्ट के मुताबिक 1.3 अरब की जायद रकम वसूल की हैं। ये नाज़रीन वो बड़े बड़े लोग हैं। नदीम बाबर साहब इसमें बैठे हैं। सैफ पावर का आपको पता है, उनके भी कोई मेरा ख्याल रिश्तेदार इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं और बाकी तमाम बड़े बड़े लोग। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, आप हमारे साथ अगर मौजूद हैं तो क्या ये कहना सही होगा कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मालियाती स्कैंडल है और इसमें क्या आगे चलती हुई आपको चीज़ें नजर आ रही है? जब पावर डिवीजन और उमर अयूब साहब कहते हैं कि जी एक और कमेटी बना दें, असद उमर साहब की अभी आज कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी की उन्होंने मीटिंग चेयर की, उनकी सिफारिशात कल जाएंगी। मेरे जराए कह रहे हैं कि उन्होंने फोरेंसिक ऑडिट और रिपोर्ट पब्लिक करने की रिकमेंडेशन दी है। अर्शद साहब, रिपोर्ट बहुत ही उम्दा बनाई गई है। कोई 278 पेजेस की रिपोर्ट है, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है और बेसिकली वो कह रहे हैं कि पिछले कोई 26 सालों से 3 किस्म के टीके लगाए जा रहे हैं अवाम को। पहला टीका है ईंधन की मद में, आपने बता दिया कि वो टीका तकरीबन 65 अरब रुपए का है पिछले कुछ सालों का। दूसरा बड़ा टीका है मंसूबे की लागत के हवाले से कि अगर लागत होनी थी 100 रुपया तो यहाँ पे कहीं उससे ज्यादा दिखाई गई है। बहुत इन्फ्लेटेड कीमतें बताई गई हैं और ये नेपरा का काम था कि ये चेक करना कि इंटरनेशनली पावर प्लांट्स कितने के लग रहे हैं। और तीसरा बड़ा टीका जो है वो सरमायाकारी में मुनाफा की शरह है। इजाजत दी गई थी 15% का, जो एग्रीमेंट हुआ था 15% है और जो रिपोर्ट बता रही है कि प्लांट्स ने 71% तक मुनाफा कमाया है। आप अंदाजा कीजिए कि आप और मैं अगर जाते हैं खास डिपॉजिट सर्टिफिकेट के लिए या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के लिए तो वहां हुकूमत हमें गारंटी करती है 10 या 11% सालाना, और यहाँ हुकूमत पाकिस्तान ने खुद से गारंटी किया है 71% सालाना प्रॉफिट। 2 कंपनीज ने तो 79% भी मुनाफा लिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो टीका लगा है 2002 से 2020 तक वो 565 अरब रुपए का है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट कह रही है और रिपोर्ट में बिल्कुल डिटेल्स दी गई हैं और इसका नतीजा जो है वो आपके और हमारे हम सबके सामने है। और इससे जो बिजली के बिल हैं जो हम लोग ज्यादा देते हैं, जिसपे कि हर थोड़े अरसे बाद हुकूमत बढ़ा देती है, वो सारा मुनाफा इन कंपनीज को जा रहा होता है। देखिए, इंडिया में इस वक्त 8 सेंट की बिजली है, वियतनाम में 8 सेंट की है, दुनिया बांग्लादेश में 9 सेंट की है, हमारे यहाँ 14 सेंट बताई जा रही है, यानी कि 75% बिजली महंगी है। और इसमें बहुत बड़ा रोल है ईंधन की जो चोरी हो रही है और बहुत बड़ा रोल है जो प्रोजेक्ट की लागत है उसको इतना इन्फ्लेटेड दिखाया गया है। अब इसमें जो नेपरा है, जो हुकूमती इदारा है, जो सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी है, CPPA, वो भी हुकूमती इदारा है। तो ये आपको क्लासिक किस्म का एक वो सर्कल नजर आ रहा है जिसमें एक बिजनेसमैन होता है, एक ब्यूरोक्रेट होता है, एक सियासतदान होता है और ये तीनों मिलके पूरी मनसूबाबंदी करते हैं कि अवाम की जेब से पैसा किस तरह निकालना है। बिल्कुल, और पैराग्राफ 8 में बड़ा वाजे इसी रिपोर्ट ने कहा है कि ये बहुत वाजे है कि सिस्टम और प्रोसेसेस मैनिपुलेट किए गए हैं टू बेनिफिट अ सिलेक्ट फ्यू। अब बैरिस्टर शोएब साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि
जितनी भी इसमें चीज़ें आइडेंटिफाई हुई, क्योंकि कहा जा रहा है कि जी सॉवरन गारंटीज दी गई हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने दिया है, लेकिन अगर यहाँ पे ये सारी चोरियाँ हो रही हैं तो क्या हुकूमत पाकिस्तान बाउंड है इन मुआहदों को फॉलो करने के लिए? या ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आप गलत दिखा रहे हैं, फ्यूल की मद में आप फ्यूल की चोरी कर रहे हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में आपने गलत किया हुआ है, डॉलर इंडेक्सेशन आपने ईसीसी से फैसला करवा के इंडिया के हवाले से सिर्फ इसी रिपोर्ट में मेंशन है। अगर दिल राय साहब आप पैराग्राफ 295 दिखा दें कि भारत जैसा मुल्क जिसकी इकोनॉमी का साइज हमसे बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उसमें पैराग्राफ 5 में 295 में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ ऑफरिंग रिटर्न्स इंडेक्स विद यूएस डॉलर इज नॉट सस्टेनेबल। इट इज इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट दैट इन नेबरिंग इंडिया रिटर्न ऑफर इज 16% इन इंडियन रुपीज, और हम इतने अच्छे हो गए कि हम डॉलर में रिटर्न्स दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है? अच्छा देखें अरशद, दो बातें। एक तो डॉक्टर साहब ने जैसा बात की कि ये एक गट्स जोड़ है, एक ब्यूरोक्रेट मिल गया, बिजनेसमैन मिल गया, व्हाटएवर। आप इंडिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया ने भी जब मार्केट खोली ना अपनी जनरेशन सेक्टर की, तो उन्होंने क्या स्टेप्स लिए और हम किस तरफ आ गए। इंडिया ने क्या किया कि उनके जनरेशन सेक्टर में जो तीनों मेन पिलर्स थे, जनरेशन थी, डिस्ट्रीब्यूशन थी या ट्रांसमिशन थी, उन तीनों को प्राइवेट कर दिया जो कि पब्लिक था। हमने जो अपना पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर था उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं की, क्योंकि आप उस पर अगर उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं तो आपको पैसे नहीं मिल रहे। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया ना आईपीपीस का, जितनी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स थी अक्रॉस द बोर्ड, हुएवर वाज इन्वॉल्व, उन्होंने क्या किया कि जी आप आईपीपीस लोगों को लेके आए, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। एक किस्म का गठ जोड़ के हिसाब से हुआ ना। इंडिया ने अपने उनके साथ एग्रीमेंट किया प्राइवेट कंपनीज के साथ। प्राइवेट करने के बाद उन्होंने कहा कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, इसको एनहांस करना है और हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। हमने इंडियन इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना है। प्राइवेट सेक्टर में भी चला गया। हमने तो कॉन्सेप्ट ये बनाया ना कि आप आईपीपीस को लेके आए, आप उनसे किकबैक्स लें, फिर उन किकबैक्स के बदले में आपने उनको ये रेवेन्यू देना था। लेकिन अगर मैं आपके एज ए इन्वेस्टर आ रहा हूं तो मैं आपके साथ मिली भगत करके आपका पैसा बनाऊंगा ना। और ये ड्यू डिलीजेंस, जिस तरह नेपरा की बात हो रही है, ये ड्यू डिलीजेंस है। CPPA-G सॉवरेन गारंटी क्या दे रहा है? मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो डिस्को के नाम पे बिजली जनरेशन कंपनी से लेगा और सॉवरेन गारंटी खुद देगा, और साथ साथ ये भी कहेगा, जिस तरह हर बंदा इस पे जिक्र कर, इस रिपोर्ट में भी जिक्र है कि आपने आईपीपीस की कैपेसिटी पे, ये जो आप बातें कर रहे हैं ये तो क्रिमिनल एक्ट है ना। मैं एज ए कानून के तौर पर जो एग्रीमेंट, अच्छा अगर क्रिमिनल एक्ट है तो सॉवरेन गारंटी तो इन्वोक नहीं होती ना। फोरेंसिक ऑडिट हो तो यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो दोबारा सब कमेटी बनाने की क्या जरूरत है? बतौर वकील मैं आपसे पूछता हूं कि बंदे ने अगर कोई 10 लाख की चोरी की है तो SHO जाके उसके साथ बैठ के बातचीत करेगा कि जनाब आपने 10 लाख की चोरी की है, बड़ी मेहरबानी, या आप 8 लाख खुद रखें, 2 लाख हमें दे दें, जनाब टैरिफ पे हम नेगोशिएशंस कर रहे हैं। ये सब कमेटी बनाई है शहजाद कासिम और उमर अयूब साहब ने बैठ के। देखें ना मेरी भाई, टोटल बात ये है ना कि आपके जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो रेगुलेटर है जिसने लाइसेंस दिया है, जो आपका मार्केट ऑपरेटर है CPPA-G जो है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उसको ये एक्शन लेना पड़ेगा। जहां तक मैं एक बात ये कर रहा हूं ना, एक तो उनका क्रिमिनल एक्ट है जिसका एग्रीमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके ऊपर तो आपने किसी का वेट नहीं करना ना। आप उसको क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू करें और उसको आगे ले। सेनेटर नुमान वजीर की रिपोर्ट में भी रिकमेंडेशंस है, दीगर रिपोर्ट्स में भी इससे रिकमेंडेशंस है। यहाँ पे नाज़रीन एक वफ़ा लेंगे और वफ़ के बाद मजीद चौंका देने वाली चीजें जो इस रिपोर्ट में मौजूद हैं वो आपको बताएंगे। और हमें कल इंतजार रहेगा कि काबीना में फैसला कल क्या होता है। रिपोर्ट पब्लिक करनी है, फोरेंसिक ऑडिट करना है कि नहीं, क्योंकि कल मेरा यह ख्याल है कि वहां पर एक इंटरेस्टिंग डिबेट होगी। जो ओरिजिनल PTI के लोग हैं, जो PTI के नजरिए के साथ हैं और जो PTI में पैराशूटर्स आए हैं, वो इस फोरेंसिक ऑडिट को भी अपोज करेंगे, इस रिपोर्ट को पब्लिक होने से भी अपोज करेंगे। और ओरिजिनल PTI के जो मिनिस्टर्स हैं वो चाहेंगे कि रिपोर्ट पब्लिक भी हो और इसका फोरेंसिक ऑडिट भी हो। इसके मजीद चौंका देने वाले इंकशाफात क्या हैं उस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह माजी में होता आया आज भी सिर्फ उसी तरह हो रहा है और हमारे इंतहाई अहम ज़राए ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को डराया जा रहा है कि जनाब अगर आपने ऑडिट किया इनका या रिपोर्ट पब्लिक की तो ये IPPs हमारे खिलाफ इंटरनेशनल मुकदमे कर देंगे। और यही वजह है कि इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जिस तरह कि इस रिपोर्ट में आइडेंटिफाई किया गया है पॉलिसी मेकिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर, रेगुलेटरी बॉडीज़ के ऊपर इन तमाम लोगों, क्योंकि अरबों रुपए हैं। सिर्फ तेल की मद में आपका अगर ड्राइवर
100 में से 50 रुपए की चोरी कर ले तो आप फायर कर देते हैं। यहाँ अरबों रुपए की तेल की चोरी होती रही है फ्यूल कॉस्ट की मद में, लेकिन उनकी प्रोटेक्शन है क्योंकि वो अरबों रुपए हैं उनके पास और उसका फिर इस्तेमाल भी होता है। किकबैक्स, कमीशन, ये ऑफशोर कंपनीज ऐसे ही नहीं बन जाती हैं, रकमें लगती हैं उसके ऊपर, और सारी ये पॉलिसीज ऐसे नहीं बन जाती, रकमें लगती हैं उसके ऊपर, ऑफशोर अकाउंट जाके देखने पड़ते हैं और इन तमाम कंपनीज के ऑफशोर अकाउंट्स में इनमें से बहुत सारों के लिंक्ड हैं, उस पर भी आते हैं। और जो डराया जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को, और जब मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि रियासत पाकिस्तान को डराया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, तो इस 9 मेंबर कमेटी में तमाम हुकूमती इदारे बशमूल FI और ISI भी शामिल थे जिन्होंने इतनी मेहनत करके ये वाली रिपोर्ट बनाई है। और हुआ क्या, जहां पे जिस सेक्टर में 1000 मिलियन रुपए का रिपोर्ट का पैराग्राफ 13 कह रहा है डेली का नुकसान हो रहा है, इस कमेटी ने कहा कि जी हमें सिर्फ 22 मिलियन रुपया दे दें, तकरीबन 2 करोड़ रुपया, 2.25 करोड़ रुपया, हम एक इंटरनेशनल एक्सपर्टीज वाली कंपनी से इस पे स्टडी करवा के आपको देते हैं। वो 2 करोड़ रुपया, 22 मिलियन रुपया नहीं दिया गया। किसने नहीं दिया? मेरे ख्याल वजीर आजम को यह भी पूछ लेना चाहिए, क्योंकि कल जब काबीना की मीटिंग होगी तो एक तरफ शायद नदीम बाबर साहब बैठे हों जिनकी अपनी 3 कंपनियां इस रिपोर्ट में आइडेंटिफाई हुई हैं, शायद रज़ाक दाऊद साहब हों जिनकी कंपनी ने 30 अरब रुपए का मुनाफा कमाया, एक और वजीर भी होंगे जिनके कि शायद ससुराल वालों की ये पावर कंपनी है, उसका भी काफ़ी सारा प्रॉफिट्स है। खुसरो बख्तियार साहब भी शायद होंगे क्योंकि उनकी कंपनी का भी यहाँ पे आ रहा है बिगास के चक्कर में सारा कुछ। और जो इसमें रिकमेंडेशंस दी गई हैं नाज़रीन, जो वजीर आजम के कहने पे कमेटी बनाई गई और उसकी रिकमेंडेशंस क्या है वो मैं आपको ब्रीफली सामने रख देता हूँ। एक तो डॉलर और पाक रुपी बेस्ड टैरिफ्स पे हम बात करेंगे, टाइमलाइंस भी दिए कि ये कैसे मुमकिन होगा। इस पे इन्होंने कहा 1 महीने के अंदर अंदर ये काम हो सकता है कि कमीशन फॉर फोरेंसिक इवैल्यूएशन हो, फोरेंसिक एंड लीगल ऑडिट तमाम IPPs का हो, इसकी काबीना अप्रूवल दे अंडर पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, और इसके बाद ये महीने के अंदर काम हो सकता है। और कल काबीना जब बैठेगी तो ये रिकमेंडेशन काबीना के सामने होगी, इसी कमेटी की जो वजीर आजम ने खुद बनाई थी कि 1 महीने में ये काम हो सकता है। चीनी का स्कैंडल तो सिर्फ 3 अरब रुपए की सब्सिडी तक का था, यहां 3000 अरब से ज्यादा की सब्सिडी ओवर दीज ईयर्स दी गई है। बैरिस्टर साहब, डराया जाता है कि जी इंटरनेशनल में हो जाएंगे और वजीर आजम को यह कन्वे किया गया है मैसेज, क्या यह पॉसिबल है? जो एग्रीमेंट्स इन्होंने किए हुए इसमें इस तरह का कोई क्लॉज है कि अगर IPPs मुआहदे की खिलाफ वर्जी करें, मसलन फ्यूल तेल की चोरी करें, तो ये मुआहदा इंटरनेशनली जा सकता है? देखिए ना, ड्यू डिलिजेंस तो करनी थी जिन्होंने इन लोगों के साथ एग्रीमेंट किया, उसकी परफॉर्मेंस पे जो ऑब्लिगेशन थी IPPs की, उसकी परफॉर्मेंस पे जो उन्होंने करनी थी उसको तो आपकी स्टेट ने करना था ना, जो स्टेट के ऑर्गन्स थे, जो रेगुलेटर था, जो मार्केट ऑपरेटर था। अगर फोरेंसिक ऑडिट होता है जो कि इस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन है और तेल, O&M और ये सारी चीजें जो आइडेंटिफाई हुई हैं वो साबित हो जाएं तो ये इंटरनेशनल केस कर सकते हैं। बिल्कुल केस कर सकते हैं। देखिए ना, इसमें तो जो आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी है वो एग्रीमेंट तो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता ना, दुनिया में कोई एग्रीमेंट ऐसा नहीं हो सकता। IPPs को कोई एग्रीमेंट प्रोटेक्ट नहीं करता अगर क्रिमिनल एक्शन का साबित हो जाए। क्रिमिनल एक्ट किया ना आपने, देखे ना तेल की मद में झूठ बोला है, ठीक है जी, आपने उसके फ्लोटेज चार्जेस ज्यादा डाल दिए हैं, हर चीज में इस रिपोर्ट में एक चीज पे जिक्र किया गया है। तो जो आपने ऑब्लिगेशन की ब्रीच की है और उस पर क्रिमिनल एक्ट किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो आपको नहीं बचा सकता ना। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात, एक और बात यह है कि उसकी जो सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है ना वो भी मुतासर हो जाती है। आपने ये भी अदालत को ये बताना होता है ना, हमें तो देखे ना जी, हमें जो बंदा जिसका यानी वजीर आजम को, हुकूमत को और जो रियासती इदारे हैं उनको ये गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है IPPs की तरफ से। आप देखें ना, IPPs धमकी गलत दी जा रही है। आप बात तो सुने ना, जो गवर्नमेंट के अंदर बैठा हुआ है, जिसके अपने जाती इंटरेस्ट हैं, वही ब्रीफिंग दे रहा है कि ये हो जाएगा। मेरे अगर जाती इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट कोई एक्शन लेना चाहे और गवर्नमेंट को ब्रीफ करने वाला ही मैं हूं, तो हाउ कैन दे प्रोटेक्ट मी? बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, आपने ये रिपोर्ट पढ़ी है, सर्कुलर डेट के हवाले से भी आप कई दफा लिखते रहे, उन तमाम चीजों के सोल्यूशंस और बड़ी मेहनत से ये रिपोर्ट तैयार हुई है, वो तमाम सोल्यूशन मौजूद हैं। और इसी के जो रिव्यू ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स है, जो रिकमेंडेशन है पैरा 113 में, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन फॉर फोरेंसिक इवैल्यूएशन, फोरेंसिक एंड लीगल ऑडिट ऑफ ऑल IPPs, जो कि 1 महीने में हो सकता है। काबीना की अप्रूवल चाहिए अंडर पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट। आपके ख्याल में पाकिस्तान की काबीना कल ये इजाजत दे देगी?
अरशद साहब, काम आसान नहीं है, स्पेशली बिकॉज हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में लंदन की आर्बिट्रेशन क्लॉजेज लिखी हैं। लेकिन महसूस ऐसे होता है कि अगर आपको याद हो, हम रॉबिन हुड की जो कहानी सुना करते थे कि रॉबिन हुड अमीरों से पैसे छीन के गरीबों की जेब में डाला करता था। यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान रॉबिन हुड इन रिवर्स कर रही है, ये गरीबों की जेब से पैसे निकाल के और अमीरों की जेब में डाल रही है। तो यहाँ पे हुकूमत के अपने इदारे जो हैं, जिसमें नेपरा है, जिसमें CBPA है, इन्होंने ड्यू डिलिजेंस की और गलत की। इन्होंने इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस नहीं देखी। इस रिपोर्ट में जो दिया गया है वो ये है कि 1994 की जो पावर पॉलिसी थी उसमें टोटल लागत प्रोजेक्ट की थी 50 अरब रुपया और उसमें प्रॉफिट जो वो ले गए हैं वो 415 अरब। यानी कि अंदाजा कीजिए 50 अरब लगा के आप 415 अरब का प्रॉफिट ले जाते हैं। 2002 की पावर पॉलिसी में जो पावर प्लांट लगाए गए वहां 58 अरब रुपया आपने खर्च किया प्रोजेक्ट की लागत में और 203 अरब रुपया उसके ऊपर आपने कमा लिया। 2015 की पावर पॉलिसी आई नवाज शरीफ साहब के जमाने में, तो जैसे पहले जिक्र हुआ कि वहां 70% से जायद जो है उसकी वो मुनाफाखोरी की गई। इसमें अरशद साहब जो सबसे खतरनाक बात है, जो आपने सर्कुलर डेट का जिक्र किया, जरदारी साहब के जमाने में सर्कुलर डेट जो है वो तकरीबन 4.5 अरब रुपया माहाना के हिसाब से बढ़ रहा था। फिर नवाज शरीफ साहब आ गए, उनके दौरान सर्कुलर डेट जो है वो 10 अरब रुपए माहाना के हिसाब से बढ़ रहा था। अब इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान वही सर्कुलर डेट तकरीबन 41 अरब रुपए माहाना के हिसाब से बढ़ रहा है। रिपोर्ट भी ये कह रही है कि रोजाना का टीका तकरीबन 1 अरब रुपए का है। इसको हैंडल करना होगा, बड़ी ही एहतियात से हैंडल करना होगा। पहले हमें कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कंपनी चाहिए होगी जो कि आलमी दुनिया के सामने रखे कि हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, कि हमें यहाँ बैरिस्टर शोएब ने अभी बताया एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट भी आ गई है फरवरी 2020 में। अच्छा, मैं इसमें एक और चीज बताता चलूं नाज़रीन को। अगर पैरा 46 इस रिपोर्ट का देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी दिया गया, जो कि ये रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में ऐसा फिनोमेना कहीं नहीं होता। और इवेंचुअली इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कैबिनेट इसने डॉलर रिटर्न अलाउ कर दिया। ये सारी चीजें नाज़रीन जो होना शुरू हुई, जब हम इसके मजीद तफसील में दस्तावेजात देख रहे थे, तो जो पहला IPP इस हवाले से लगा था जिसमें ये ROEDC रिटर्न ऑन इक्विटी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन दिया गया, वो नदीम बाबर साहब की कंपनी थी ओरिएंट पावर। हमारी ख्वाहिश होगी कि नदीम बाबर साहब, उमर अयूब साहब, शहजाद कासिम साहब हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ लाएं और आके इस पे बात करें। हमें यह तो उम्मीद है कि असद उमर साहब यकीनन आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक वाहिद उम्मीद इस सारे क्राइसिस में यही है कि कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी का जब उनको चेयरमैन लगाया है वजीर आज़म ने, तो इसी उम्मीद से कि इसका वंस एंड फॉर ऑल वो सोल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पे नाज़रीन अब हम एक वक्फा लेंगे और वक्फे बाद जो कोरोना वायरस की वजह से बिजनेसेस मुतासिर हो रहे हैं वो किस तरह से और हुकूमत इस हवाले से क्या कर सकती है, इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जहां कोरोना वायरस के हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वहां मईशत पे भी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया पे इसके असरात हो रहे हैं। और आपकी मुलाकात प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जिन्होंने पिछले 50 साल ये पाकिस्तान की मईशत के उतार चढ़ाव भी देखे और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है। सेल्फ मेड आदमी है हसन अली खान साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर कॉन्टिनेंटल बिस्किट लिमिटेड। बहुत शुक्रिया हसन अली खान साहब में प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। आपका जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, पिछले 50 साल एक्टिव प्रोफेशनल लाइफ एज अ बिजनेसमैन, इतने जो अभी कोरोना के चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या पिछले 50 साल आपने इस तरह के चैलेंजेस देखे हैं? अच्छा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी है। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा साहब, ऐसा वायरस कोविड-19 किसी ने इस दुनिया में नहीं देखा आज तक। ये तो उससे भी बदतर है जो स्पेनिश फ्लू आया था 1918 में, ये तो उससे भी बदतर है जिसमें 5 मिलियन लोग मर गए थे। अब कोविड-19 की जहां तक बात है, इससे तो पूरी दुनिया को कदमों पे ले आए, कदमों पे। द माइटी इकोनॉमी ऑफ USA वो भी घुटनों पे आई है। द माइटी यूरोपियन इकोनॉमीज वो भी घुटनों पे आ गए। अब आप कहते हैं कि इसके असरात क्या होंगे। असरात ऐसे हैं कि आप देखिए 20 मिलियन पीपल ने फाइल किया है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, बेनिफिट्स लेने के लिए इन US। आपने कभी सोचा अपनी जिंदगी में कि
यूरोपियन लीडर्स मांगेंगे मार्शल प्लान विच इज बियॉन्ड IMF। वो मांग रहे हैं मार्शल प्लान टू रीबिल्ड द इकोनॉमीज ऑफ इटली, स्पेन, फ्रांस और पता नहीं कौन कौन। मार्शल प्लान वो प्लान था जो एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी और जापान के लिए दिया गया था, जब उन्होंने जर्मनी को फ्लैट कर दिया था, टोटली फ्लैट, जिसको कार्पेट बॉम्बिंग कहते हैं, जो बड़े अमेरिकन बॉम्बर्स जो थे, तो उनके लिए मार्शल प्लान बना था। अब वो वापस चले गए 1945 पे कि जी हमारे लिए मार्शल प्लान दिया जाए। दूसरी चीज ये है कि आप ये देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू श्रिंक, यानी 3% से कम होगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये IMF कह रही है। जाहिर है कि जब ऐसी बात है तो पाकिस्तान पे असर आएगा, पाकिस्तान की GDP भी श्रिंक करेगी। यानी ये तो जो हम इस दुनिया में रहते हैं, जब वहां ये हालत है तो लाजमी यहां भी अनएम्प्लॉयमेंट होगी और यहां भी श्रिंकेज होगी इकोनॉमी की, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। तो इस चैलेंज को निपटने के लिए किया क्या जा सकता है? विद ऑल योर एक्सपीरियंस आप क्या सजेशंस दे सकते हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए ऐसे मौके पे? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि इस हुकूमत को सबसे बड़ा जो हमारे साथ है वो डेट है हमारा, एंड द रीपेमेंट ऑफ दैट डेट। हमें IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, IMF के साथ, पेरिस क्लब के साथ रीनेगोशिएट करना चाहिए। हमें जरूरत है राइट ऑफ्स की, वरना लॉन्ग टर्म रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स। इन हालात में हम अपनी इकोनॉमी को वापस करने के लिए हमारे पास और कुछ भी नहीं है, बिकॉज वी कांट रिपे द डेट्स एट द मोमेंट। सवाल ही टू रिवाइव इस इकोनॉमी को, ये डेट्स को आप सोच नहीं सकते कि आप कैसे रिपे करेंगे ये। और देखिए अर्शद साहब, बात यह है साफ, पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानी दी है, बहुत कुर्बानी दी है, ब्लड से, डेथ से बहुत कुर्बानी दी है वेस्ट की, नॉट सिर्फ USA, पूरा यूरोप के लिए। तो अब मैं समझता हूं पे बैक टाइम है, हमें भी सख्त जरूरत है, अब टाइम है कि वो भी हमें अब पे बैक करें। और चीजें जो गवर्नमेंट कर सकती है टू रिड्यूस द स्लो डाउन ऑफ द इकोनॉमी, विच होगा, स्टेट बैंक ने अनाउंस किया कि 5% इंटरेस्ट होगा टू प्रोक्योर मशीनरी एंड इक्विपमेंट फॉर न्यू वेंचर्स, यानी फॉर नया जो इंडस्ट्री जो लगा। ये क्यों भाई? जो एग्जिस्टिंग है वो एक्सपैंड कर रहे हैं, वो नया मशीनरी ला रहे हैं, तो उनको भी ये बेनिफिट मिलना चाहिए। वो भी एक किस्म का नया लाइंस इंस्टॉल कर रहे हैं, न्यू इक्विपमेंट ला रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं मिलेगी चीज? दूसरी बात ये है कि वो जो टैक्स बेनिफिट था कि जब आप एक नया मशीनरी इंपोर्ट करें और लगाएं, देयर वाज अ टैक्स बेनिफिट, वो उन्होंने उड़ा दिया। दूसरी चीज ये है कि आप ये देखिए आपकी यूटिलिटी प्राइसेस कहां पहुंच गए। पेट्रोल के प्राइस अब आप देखिए, क्रूड ऑयल की प्राइस कहां से कहां नीचे आ गई। तो इसका कुछ तो बेनिफिट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दें, या नहीं देंगे ना, और वही कॉस्ट ऑफ बिजनेस विल रिमेन हाई। बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम की जाए और जो नए बिजनेस को दे रहे हैं ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश बिजनेस हैं उनको भी ये देना चाहिए। बहुत अच्छा सजेशन है आपका। जो आप जैसी बड़ी कंपनीज हैं वो इस सारे में अब क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हैं और किस तरह से जो आप यकीनन आपकी टेबल पे इस वक्त आगे पोस्ट पेंडेमिक सारी चीज़ें प्लान्स वगैरह आप कर रहे होंगे, वो कुछ शेयर करेंगे इनसाइट्स ताकि बाकी लोगों का भी कुछ फ़ायदा हो सके? सर, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जितना इस पे कह सकते हैं कहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप पोस्ट पैंडेमिक की बात कर रहे हैं, प्लीज ये पाकिस्तान को नहीं बनने दें द नेक्स्ट एपिसेंटर ऑफ दिस पैंडेमिक।
पाकिस्तान को नहीं बनने थे। आप वर्ल्ड बैंक, मैं आपको कोट कर रहा हूं, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पढ़ लीजिए, उसमें साफ लिखा है the worst epicenter of this pandemic is going to be South Asia, that is India and Pakistan. वो यहां ना होने दें। This is लाजमी। बाकी जहां तक हमारी बात है, we produce food, हम बिस्किट्स प्रोड्यूस करते हैं जो हाई वैल्यू न्यूट्रिशन है, which is vitaminized, which is जिंक, आयरन, तो उसकी तो डिमांड रहेगी मार्केट में एंड हम हमेशा रहेगी। दूसरी चीज ये है कि हम हर प्रिकॉशन ले रहे हैं जो सेफ्टी स्टेप्स हैं, यानी सोशल डिस्टेंसिंग, एक वर्कर से दूसरे वर्कर को दूर रखना। दूसरी चीज ये है कि हम पहले सब वर्कर्स को गुजारते हैं स्प्रे टनल से, मास्क पहनना पड़ता है, सैनिटाइज ग्लव्स पहनना पड़ते हैं, ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि हम एज ए कॉर्पोरेट सिटीजन, एज ए गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, हम एनजीओज को भी दे रहे हैं, जैसे ईडी, चीपा, थ्रू द डिप्टी कमिश्नर सक्कर, थ्रू other organizations, through some politicians that we know well, we are distributing ration. राइट, अभी तक हुकूमत ने जो इकदामात लिए हैं, क्या उससे आप सेटिस्फाइड हैं और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि हुकूमत को मजीद क्या करना चाहिए? आपने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का बहुत अहम जिक्र किया कि साउथ एशिया कैन बी द नेक्स्ट एपिसेंटर जहां पे ये ज़्यादा पीक पे जाने का खदशा है। अभी तक के हुकूमती इकदामात से आप सेटिस्फाइड हैं और कौन से मजीद स्टेप्स लिए जा सकते हैं? सर, खुदा ना करे कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सही हो, वो सही हो गई तो 80% आपके लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे। ये दिस इज सो इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज जो गवर्नमेंट ने एक दो अच्छे स्टेप्स किए हैं कि लेबर जिसको हटा दिया गया है तो उनको गवर्नमेंट कह रही है कि 3 महीने के लिए हम वेजेस उनको देंगे। मगर एक मेजर इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ साहब, 2 चीजें पाकिस्तान को इन्वेस्ट करना है और जिसकी हमें शदीद जरूरत है, और आपको पता चल जाएगा कि हम जब जैसे ये प्रोग्रेस होता रहता है ये पैंडेमिक इन पाकिस्तान, आपको पता चलता जाएगा। एक तो है हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप हॉस्पिटल्स की हालत देखें, नो इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट इंडिविजुअल्स जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं। There are some individuals जो कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर एक हेल्थ सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट करें जो बहुत शदीद जरूरत है, ताकि आइंदा भी कोई ऐसी आफत आए तो हम उसको फेस कर सकें। और दूसरी चीज है एजुकेशन। ये 2 चीजें हैं कि मनी जहां और जा रहा है वो यहां। आखिर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, पता नहीं आप चलाएंगे नहीं चलाएंगे, मगर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अमेरिका ने $900 बिलियन इन्वेस्ट करता है डिफेंस पे। काश वो उसमें से कुछ साबुन बनाने में खर्च करता, क्योंकि साबुन बहुत काम आ रहा है। हाथ धो हाथ धो हाथ धो। उन्होंने अपना हेल्थ सेक्टर को बिल्कुल अपग्रेड नहीं किया और उनको पता चल रहा है। मैं सुनता हूं रोज गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क को, अब उनकी हालत कुछ एंड्रू कोमो को CNN पे, वो तो लिटरली बेग कर रहा था फॉर वेंटिलेटर्स, फॉर मास्क, क्या क्या चीजें के लिए बेग कर रहा था वो, फॉर PPE प्रोटेक्शन, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। वो लिटरली सबसे भीख मांग रहा था। और देखिए वहां तकरीबन न्यूयॉर्क में 20,000 डेथ्स हो गए। बहुत है फॉर USA, एक शहर में 20,000 डेथ्स हो जाए, बहुत सिग्निफिकेंट बात है। बिल्कुल हसन अली खान साहब, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि जो पब्लिक सी फोकस है उसको भी हमें अब दोबारा से देखना पड़ेगा कि किन सेक्टर्स पे हमें ज़्यादा एम्फसाइज करना है कि एक ना नज़र आने वाला वायरस, इतने बड़े बड़े बम जो अमेरिका ने बनाए हुए, न्यूक्लियर पावर, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स,
वो चीज़ें भी अब इसका मुकाबला नहीं कर पा रही और हेल्थ सेक्टर पे फोकस होना चाहिए। हसन अली खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।